गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो क्या होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? हम लोगों ने देखा था कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस इन विच द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैरेक्टर का ट्रांसफ़र करना ही या ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस। तो अब जो है वो मॉलिक्यूल्स बेसिस पे इनहेरिटेंस कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है कौन? डीएनए। डीएनए जो है, डीएनए के अंदर जो है वो जीन होते हैं और वही जो है जीन जो है वो बना होता है किससे? नाइट्रोजनस बेस से। और वही नाइट्रोजनस बेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इनहेरिटेंस के लिए, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग बोलते हैं डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए? डीएनए, है ना। हम लोग डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डीएनए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए। और डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एकदम शुरुआत से कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। ओके। क्लास 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में भी इस टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा होगा। और फिर से अभी हम लोग देखते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इट इज न्यूक्लिक एसिड क्या है? हम लोग बोलते हैं इट इज इम्पोर्टेंट। इट इज एन इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स। It is an important biomolecules which is found in all living organism। जो सारे सजीवों में पाया जाएगा। विच इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। धरती पे जितने भी जीव हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, सब में ये पाया जाएगा क्या? न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसीलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। इसको हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ये जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक एसिड भी कहलाता है। ठीक है। तो हम लोग जो है वो बोलते हैं
कि ये जो है ऑर्गेनिक एसिड भी कहलाता है। कौन? DNA। ठीक है, अब देखिए DNA ये जो न्यूक्लिक एसिड है, हम लोग देखते हैं कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उनका नाम था फ्रेडरिक रिच मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1869। ठीक है, इन्होंने जो है 1869 में इसका डिस्कवर किया एंड टर्म्ड न्यूक्लिन, और इन्होंने नाम जो दिया था वो क्या दिया था? न्यूक्लिन। ठीक है, बाद में क्या हुआ? लेटर द टर्म न्यूक्लिन चेंज इनटू न्यूक्लिक एसिड ड्यू टू देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। बाद में इसी को जो है न्यूक्लिन को ही न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट किया गया। किसके कारण? जब देखा गया कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है ना। ये किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है ना। तो इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया और क्या बना दिया गया? न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये जो है न्यूक्लिन, इसका डिस्कवर 1869 में हुआ था। और आप सोचो, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा मेंडल के लॉ को। मेंडल ने जो है वो बता दिया था कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, और इस चीज़ को उन्होंने प्रूव करके 1866 में ही ख़त्म कर दिया था अपना एक्सपेरिमेंट को। और हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? DNA। इसका भी खोज जो है वो कब हो चुका था? 1869 में। लेकिन ये पता करने में कि यही DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, काफ़ी साल लग गए। ओके, पता करने में कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, उसके लिए काफ़ी साल लगा। तो सोचिए 1869 में जो है न्यूक्लिन टर्म पड़ा था, उसके एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण इसका नाम जो है वो न्यूक्लिक एसिड पड़ा। और हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है इसका केमिकल कंपोजिशन अगर देखें, है ना, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आखिर ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस किस से बना होता है? तो हम लोग हेडिंग डालते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, किस किस केमिकल से ये न्यूक्लिक एसिड बना हुआ होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें होता है फॉस्फेरिक एसिड। जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ओके, ये फॉस्फेरिक एसिड का फॉर्मूला जो है H3PO4। और इसमें हम लोग अगर जो है वो डायग्राम को, इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? फॉस्फेरिक एसिड। ठीक है, दूसरा जो है वो है पेंटोज शुगर। दूसरा क्या है? पेंटोज शुगर। और इस पेंटोज शुगर में जो है वो आता है आपका एग्जाम्पल, इसका राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। तो ये पेंटोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर बनता है
ये हो गया OH, ये हो गया H, OH, CH2OH। ये हो गया किसका? पेंटोज या राइबोज शुगर का, पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें तीसरा जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। ओके, तीसरा जो है वो है नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस जो होता है ये आपका दो प्रकार का, एक का नाम है प्यूरिन बेस और दूसरा है पैरामिडिन बेस। पैरामिडिन बेस, प्यूरिन बेस जो है ये दो प्रकार का होता है, एक का नाम है एडेनिन और दूसरे का नाम है ग्वानिन। और पैरामिडिन बेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है साइटोसिन और दूसरे का नाम है थाइमिडिन या थाइमिन। ठीक है, थाइमिन कभी कभी रिप्लेस होकर के इसके जगह पे यूरासिल भी आता है। तो हम लोग अगर देखें, एडेनिन को डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थाइमिन को टी से और यूरासिल रहा तो यू से। ये तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, तीन तरह के जो है वो केमिकल्स हैं जो बनाते हैं किसको? न्यूक्लिक एसिड को। यानी ये तीन तरह के मॉलिक्यूल्स से मिल करके बना होता है कौन? न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स? तो नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद है आपका पेंटोज शुगर और फॉस्फेरिक एसिड। ये मॉलिक्यूल्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड को बनाता है और हम लोग देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स जो है वो दो तरह के न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। चलिए, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है ना, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। हम लोग देखते हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, इसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका डिस्कवर फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था और उन्होंने इसका टर्म न्यूक्लिन दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसका नेचर जो एसिडिक है, तो इसका जो है नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। हम लोग देखें न्यूक्लिक एसिड तीन तरह के केमिकल से बना हुआ है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इसको मिटा देते हैं। अब जो है हम लोग हेडिंग डाल देते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऑफ एसिड, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम लोग देखते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का दो टाइप है, एक को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरे को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को हम लोग बोलते हैं DNA, और इसको बोलते हैं RNA। ये दो तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है ना। अगर हम लोग देखें कि ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने तरह का क्यों है, दो तरह का, तो नाम से ही दोनों का पता चल जाएगा। डीऑक्सी यानी कि एक ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर जाता है किससे, तो राइबोज शुगर से, जिसके कारण से वो कैसा हो जाता है, डीऑक्सी हो जाता है ना। और इसीलिए उसका नाम पड़ गया क्या, DNA। और RNA जो है वो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। हम लोग जो है सबसे पहला फर्स्ट को हेडिंग बना देते हैं DNA को, और DNA के बारे में पढ़ते हैं। ओके, हम लोग जो है वो DNA को हेडिंग बनाते हैं, DNA। तो अगर पूछा जाए कि DNA क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज न्यूक्लिक एसिड। इट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ओके, विच फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल, विच फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। विच फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। DNA क्या है, DNA न्यूक्लिक एसिड है जो फंक्शन करता है किसके जैसा, जेनेटिक मटेरियल के जैसा। सो कॉल्ड DNA इज जेनेटिक मटेरियल, है ना। इसलिए सो कॉल्ड DNA इज ए जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए DNA को बोला जाता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो DNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हम लोग बोलते हैं DNA डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है, डीऑक्सी राइबोज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि ये जो है एक न्यूक्लिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है ना, जो फंक्शन कर रहा है किसके जैसा, जेनेटिक मटेरियल के जैसा। हम लोग देखते हैं कि इट इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म and eukaryotic cell ऑर्गेनिज्म। ये जो है वो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म में और यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म दोनों में पाया जाता है।
कौन? DNA। ठीक है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम सेल ऑर्गेनेल्स like mitochondria and क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये डीएनए पाया जाता है, भले वहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में हो लेकिन वहाँ पे पाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बोलते हैं डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और हम लोग क्या देखते हैं? बोथ द चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डीएनए जो है वो बना हुआ होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। ओके, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक नहीं होता है, कितना होता है? 2 होता है। आप लोग हमेशा डीएनए का ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो बनाए ही होंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2। और दोनों चेन जो है ऐसा नहीं कि यहाँ कट किया हुआ है, कट किया हुआ नहीं रहता है, वो वहाँ पे हेलिकली मुड़ा हुआ रहता है। और ये दोनों चेन जो है आपस में जो जुड़ा हुआ रहता है वो किससे रहता है? तो जुड़ता हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है? तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेरिक एसिड यानी कि H3PO4। H3PO4 अभी हम लोग देखे थे फॉस्फेरिक एसिड। अगर उसको न्यूक्लियोसाइड के साथ मैच कर दिया जाए तो बन जाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड तो हम लोग देखते हैं क्या कि फॉस्फेरिक एसिड न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर। नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर अगर दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड वो किसको? तो नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस H3PO4 तीनों को मिला देंगे तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोटाइड, है ना। और एक नहीं कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो है
वो आते हैं और एक चेन बनाता है, ठीक है। इस तरह का 2 चेन बनता है, तब जो है डीएनए का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या, इसके साथ हम लोग देखते हैं क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो हेडिंग डाल देते हैं कि आखिर ये डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड ही है, तो ये कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, कौन कौन से केमिकल से ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो केमिकल है हम लोग देखते हैं क्या इसमें, वो है आपका फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फेरिक एसिड मीन्स H3PO4। ध्यान दीजिएगा अगर इसके स्ट्रक्चर पे, तो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको बहुत इजी लगेगा, और अगर जो है आप इसको नहीं ध्यान दोगे तो आपको वो स्ट्रक्चर जो है बहुत हार्ड लगेगा। दूसरा जो है वो है पेंटोज शुगर। यहाँ पे एक चेंजेज आ जाता है, पेंटोज शुगर में का जो एग्जाम्पल है वो रहता है इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका C5H10O4। क्या होता है, एक ऑक्सीजन इसके ओरिजिनल प्लेस से रिमूव कर जाता है। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग जो है वो बनाएं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, वो H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे भी क्या था, वो H था। लेकिन डीएनए के केस में ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर जाता है, रिमूव कर जाता है, और यहाँ पे जो है वो क्या बच जाता है, सिर्फ हाइड्रोजन। और यही स्ट्रक्चर है किसका, डीऑक्सी राइबोज शुगर का, ठीक है। और फिर इसमें जो है वो आ जाएगा क्या, नाइट्रोजनस बेस। तीसरा जो है वो नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में अगर हम लोग जो है वो देखें कि क्या आएगा, तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो फिर 2 तरह का, वही प्यूरिन और पैरामिडिन, प्यूरिन और दूसरा क्या है, पैरामिडिन। प्यूरिन जो है वो 2 तरह का, एक का नाम है एडेनिन और दूसरे का ग्वानिन। और यहाँ पे जो है वो भी 2 रहेगा, एक रहेगा साइटोसाइन और दूसरा थायमिन, ठीक है। डीएनए के केस में यूरासिल आपको नहीं मिलेगा। एडेनिन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से और थायमिन को टी से। तो ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेस। और ये हो गया क्या, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए और आरएनए दोनों जो है इसमें जो बेसिक अंतर आता है, ये डीएनए आखिर नाम जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो पड़ा वो इसी राइबोज शुगर के कारण, क्योंकि यहाँ से जो है एक ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, हट गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन जब हट गया कितना नंबर कार्बन आइटम से, 2 नंबर के पोजीशन से एक ऑक्सीजन जो यहाँ से हट गया, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है
वो बन गया क्या, DNA। ठीक है, ये बन गया क्या, DNA। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA। यूरासिल इसमें नहीं मिलेगा, एक ऑक्सीजन 2 नंबर पोजीशन से हटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।